हेलो स्टूडेंट, आज का टॉपिक है स्कोप ऑफ फिजिक्स। ठीक है, स्कोप मीन्स फिजिक्स का रेंज, फिजिक्स कहाँ तक स्टडी करता है। वैसे मैंने आपको पहले बताया था कि फिजिक्स क्या है, नेचर को स्टडी करता है। तो नेचर में कई माइक्रोस्कोपिक लेवल भी चीज़ें हैं और कई मैक्रोस्कोपिक लेवल भी चीज़ें हैं। ठीक, तो अगर माइक्रो है और मैक्रो है तो फिजिक्स को स्टडी करना होगा। ठीक, उसी तरह फिजिक्स के तीन डोमेन हैं, एक है माइक्रोस्कोपिक लेवल, ठीक, दूसरा है मैक्रोस्कोपिक लेवल और तीसरा है इन दोनों के बीच का वो है मेजोस्कोपिक लेवल। तो मेजोस्कोपिक लेवल में क्या होता है, मेजोस्कोपिक लेवल में 1000 के आसपास एटम्स का इस्तेमाल किया जाता है और उनकी स्टडी की जाती है, उनकी एनालिसिस की जाती है। माइक्रोस्कोपिक लेवल क्या होता है, माइक्रोस्कोपिक लेवल में आपका क्लासिकल फिजिक्स आता है। तो क्लासिकल फिजिक्स में हम क्या करते हैं, क्लासिकल फिजिक्स में हम मोशन के बारे में स्टडी करते हैं, मोमेंटम हो गया, लॉज ऑफ मोशन हो गया, थर्मोडायनेमिक हो गए, रेफ्रिजरेटर के बारे में, हीट इंजन के बारे में, इन तमाम चीज़ों के बारे में हम क्लासिकल फिजिक्स में पढ़ते हैं, जो आप क्लास 11 में पढ़ेंगे। ठीक, उसके बाद माइक्रोस्कोपिक लेवल में क्या होता है, माइक्रोस्कोपिक लेवल में हम क्वांटम फिजिक्स पढ़ते हैं, इलेक्ट्रॉन के बारे में, प्रोटॉन के बारे में, न्यूक्लियस के बारे में, इन तमाम चीज़ों के बारे में हम इसमें पढ़ते हैं क्वांटम फिजिक्स में। ठीक है, देखिए इन सब को स्टडी करने के लिए हमारे पास फिजिक्स के बेसिकली 3 पैरामीटर हैं। इन सब को स्टडी करने के लिए तो हमारे फिजिक्स में जो बेसिकली 3 पैरामीटर्स है, और भी बहुत सारे पैरामीटर्स हैं, जैसे कि करंट हो गया, आपका मोशन से रिलेटेड हो गया, ठीक, टेम्परेचर हो गया, प्लेन एंगल हो गया, ये सभी पैरामीटर्स है। और बेसिक जो पैरामीटर है वो 3, वो है आपका मास, लेंथ और टाइम। ठीक, मतलब किस मास के रेंज तक फिजिक्स स्टडी करता है। तो आपको पता होगा, ठीक, कि फिजिक्स मास ऑफ इलेक्ट्रॉन से लेकर मास ऑफ यूनिवर्स तक का स्टडी करता है, माइक्रोस्कोपिक लेवल से लेकर मैक्रोस्कोपिक लेवल तक। और हम जानते हैं मास ऑफ इलेक्ट्रॉन कितना होता है, वो नियर अबाउट 10⁻³ kg होता है, और मास ऑफ यूनिवर्स, ठीक, वो होता है 10⁵5 kg। मैं क्लियर? तो ये हम स्टडी करते हैं माइक्रो से मैक्रो तक। अगर वो लेंथ का हम पैरामीटर पता करें तो लेंथ का जो रेंज होता है वो होता है 10⁻⁻14 से लेके 10⁻26 मीटर तक। एक मतलब साइज ऑफ न्यूक्लियस से लेके साइज ऑफ पूरा के पूरा यूनिवर्स। क्लियर? उसी तरह अगर हम टाइम की बात करें तो टाइम जो होता है माइक्रोस्कोपिक लेवल पे हम स्टडी करते हैं, वो होता है 10⁻22 सेकेंड से लेकर 10⁻18 सेकेंड। ठीक, 10⁻22 सेकेंड मतलब एक न्यूक्लियस को अगर लाइट आर पार करता है उसको इतना समय लगता है, 10⁻22 सेकेंड। ठीक, तो दिस इज योर स्कोप। फिजिक्स कहाँ से कहाँ स्टडी करता है, माइक्रोस्कोपिक लेवल से लेकर मैक्रोस्कोपिक लेवल तक। क्लियर? और ये उनके पैरामीटर का रेंज है। क्लियर? चलिए अब आते हैं नेक्स्ट टॉपिक पर। तो नेक्स्ट टॉपिक है आपका एक्साइटमेंट ऑफ फिजिक्स। तो एक्साइटमेंट ऑफ फिजिक्स को समझने से पहले फिजिक्स एंड टेक्नोलॉजी के बारे में जानिए। टेक्नोलॉजी क्या होता है, टेक्नोलॉजी क्या होता है समझिए। फिजिक्स में जो हम थ्योरी देते हैं, थ्योरी, प्रिंसिपल्स, लॉज, ये जो हम फिजिक्स में बनाते हैं, इनका इस्तेमाल करके हम इन्वेंशन करते हैं, इनका इस्तेमाल करके हम कुछ इक्विपमेंट, डिवाइसेस, ठीक है, अप्लायंसेस बनाते हैं। ठीक, वो जो बनता है वो हम उसको टेक्नोलॉजी कहते हैं। जैसे कि बर्नौलीज थ्योरम आप पढ़ेंगे आगे चलिए क्लास 11 में सेकेंड पार्ट में। तो बर्नौलीज थ्योरम की हेल्प से हम एरोप्लेन बनाते हैं, एरोप्लेन का शेप बनाते हैं। ठीक है, उसके हेल्प से। इसी तरह आप लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स पढ़ेंगे सेकेंड पार्ट में। थर्मोडायनेमिक के हेल्प से हम हीट इंजन बनाते हैं, आपको दिख रहा होगा बोर्ड पे। न्यूटन के लॉज दिख रहे होंगे, उनके लॉज से हम रॉकेट प्रोपल्सन बनाते हैं। क्लियर? तो और भी कई ऐसे टेक्नोलॉजी और बेसिक प्रिंसिपल आपको बोर्ड पे नजर आ रहा होगा। क्लियर है? तो ये हमारे कुछ एग्जांपल्स हैं। चलिए अब आते हैं एक्साइटमेंट ऑफ फिजिक्स। एक्साइटमेंट जाहिर सी बात है, अगर आपको कुछ नया चीज़ मिल जाए दिखने को तो वो आप एक्साइटेड हो जाते हो। अगर कल आपके पापा आपको आईफोन ला के दे दे, लड़कों के लिए केटीएम बाइक ला के दे दे, तो बच्चे एक्साइटेड हो जाएंगे क्योंकि उनको नया चीज़ मिला दिखने के लिए। तो
फिजिक्स में भी नए थ्योरी से जो टेक्नोलॉजी नया बनता है उनको देख के हम एक्साइटेड हो जाते हैं। एलईडी टीवी देखकर, फ्रिज देखकर, बाइक देखकर, कार देखकर, फैन, एसी, तमाम चीज़ें जो हमारे आसपास में हो रहा है वो सब देख के हम एक्साइटेड हो जाते हैं। दैट्स इट, उससे ज़्यादा नहीं कुछ। ठीक है, इसी से रिलेटेड आप फिजिक्स का रिलेशन सोसाइटी के साथ भी कर सकते हैं। क्लियर? चलिए अब आते हैं नेक्स्ट पॉइंट पर, फिजिक्स का रिलेशन साइंस के अलग ब्रांचेस से। क्लियर? देखिए फिजिक्स जो है वो रियली आपकी अगर हम कंपेयर करें केमिस्ट्री से, बायोलॉजी से, अदर ब्रांचेस से, तो आपका फिजिक्स जो है इन सब से थोड़ा सा आगे है, सुपीरियर। ठीक है, क्योंकि फिजिक्स कहीं ना कहीं हर एक ब्रांचेस को बहुत हेल्प करता है। देखते हैं, देखिए फिजिक्स का रिलेशन केमिस्ट्री के साथ। अब देखिए फिजिक्स ने केमिस्ट्री को क्या हेल्प किया है। एटम्स के स्ट्रक्चर का स्टडी जो है वो फिजिक्स के वजह से ही हुआ है। एक्सरे हो गया, रेडियो एक्टिव एलिमेंट हो गए, फिर आपका पीरियोडिक टेबल में जो अरेंजमेंट हुआ है एलिमेंट का, वो फिजिक्स की बदौलत ही हुआ है। फिजिक्स ने हेल्प किया उस चीज़ को। आपका जो केमिकल रिएक्शंस होते हैं वो एनर्जी के बेस पे होता है, और एनर्जी किसने बताया है? फिजिक्स ने बताया। ठीक, चलिए अब आता है नेक्स्ट फिजिक्स का रिलेशन बायोलॉजी से। देखिए बायोलॉजी आज अपने वो उस मुकाम पर है, ठीक है, बहुत सक्सेस पर है, उसमें फिजिक्स का बहुत ही बड़ा योगदान है। ठीक, आज बायोलॉजी जो सेल्स की स्टडी करता है, ठीक, माइक्रोस्कोप की हेल्प से। माइक्रोस्कोप किसने बनाया? फिजिक्स ने बनाया। ठीक है, जो लेंसेस बनाते हैं हम ऑप्टिकल माइक्रोस्कोप की हेल्प से। ठीक, इसके बाद एक्सरे हो गया, कैंसर का ट्रीटमेंट जो होता है, रेडियो आइसोटोप्स, वो फिजिक्स से। कई चीज़ें, डायलिसिस मशीन हो गया, वेंटिलेटर्स हो गए, वो सब फिजिक्स की थ्योरी से ही है। हमें क्लियर? तो फिजिक्स का बहुत बड़ा हेल्प है इन सब चीज़ों में। क्लियर? चलिए अब आते हैं फिजिक्स का रिलेशन मैथमेटिक्स से। देखिए केमिस्ट्री, फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी, मैथमेटिक्स, ये सब अपने में ही बहुत बड़े ब्रांचेस है, इनका तुलना हम लोग नहीं कर सकते हैं, मगर हाँ फिजिक्स इनमें है, और फिजिक्स इन सबसे अहेड है, आगे है। और फिजिक्स रियल में बहुत ही इंटरेस्टिंग सब्जेक्ट है। अगर हम मन से पढ़ते हैं तो फिजिक्स में आपको बहुत कुछ सीखने को मिलेगा। ठीक, अब आते हैं मैथमेटिक्स में। देखिए मैथमेटिक्स जनरली एक टूल है फिजिक्स के लिए, एक इक्विपमेंट, इंस्ट्रूमेंट होता है ना, औजार, वो है फिजिक्स के लिए मैथमेटिक्स। ठीक, इट्स ओनली ए टूल। मैथमेटिक्स बहुत बड़ा ब्रांच है, बहुत ही बड़ा ब्रांच है, बहुत ही टफेस्ट सब्जेक्ट है वो। ठीक, तो फिजिक्स को इजी करने के लिए हम मैथमेटिक्स की हेल्प लेते हैं, जैसे कि इंटीग्रेशन हो गया, इंटीग्रेशन, डिफरेंशिएशन, ट्रिग्नोमेट्री, ठीक है, लोगरिथम अभी पढ़ेंगे आप लोग सब, इन सब का क्या करते हैं, इस्तेमाल करते हैं अपने फिजिक्स को आसान करने के लिए। इसके अलावा भी फिजिक्स में और भी कई ब्रांचेस हैं, फिजिक्स का रिलेशन है और भी ब्रांचेस है, जैसे कि आपको दिख रहा होगा एस्ट्रोनॉमी हो गया, जियोलॉजी हो गया, सिस्मोलॉजी हो गया, ठीक है, मेट्रोलॉजी हो गया, और बहुत सारे ब्रांचेस हैं। क्लियर? तो दिस इज अबाउट योर स्कोप ऑफ फिजिक्स, एक्साइटमेंट ऑफ फिजिक्स, फिजिक्स एंड टेक्नोलॉजी। ठीक है बॉयज, इसका आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए। ठीक, स्क्रीनशॉट। चलिए अब आते हैं फंडामेंटल फोर्सेस के बारे में। ठीक है, तो देखिए हमारे नेचर में, इससे पहले आपको टॉपिक मैंने पढ़ाया था यूनिफिकेशन, आपको याद होगा। यूनिफिकेशन क्या करना चाहता है? फिजिक्स में यूनिफिकेशन चीज़ों को मिनिमाइज करना चाहता है। कोई एक ऐसा थ्योरी बनाना चाहता है, कोई एक ऐसा लॉ बनाना चाहता है जिससे वो सारे चीज़ को एक्सप्लेन करता है। तो ये चीज़ फोर्स में भी यूनिफिकेशन क्या गया। ठीक, आपके नेचर में बहुत सारे फोर्स है, ठीक है, ब्लाइंड फोर्स है, टर्मिनल फोर्स है, विस्कस फोर्स है, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स है, ग्रेविटेशनल फोर्स है, मस्कुलर फोर्स है, कॉन्टैक्ट फोर्स है, नॉन कॉन्टैक्ट फोर्स है, फ्रिक्शन फोर्स है कि नहीं है नेचर में? तो नेचर में बहुत सारे ऐसे फोर्सेस आपको मिलेंगे। तो इन सब फोर्स को स्टडी किया गया, स्टडी करने के बाद इनको यूनिफाई किया गया। क्लियर? तो यूनिफाई करके इनको दो फंडामेंटल फोर्स में डिवाइड किया गया। एक आपका फंडामेंटल फोर्स है ग्रेविटेशनल फोर्स, और दूसरा जो है वो है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स। ठीक है, तो इन दोनों में जो आपके आसपास में फोर्सेस दिखते हैं, इन दोनों में इनको ऐड किया गया कि ये फोर्स जो होगा ग्रेविटेशनल फोर्स होंगे, और ये फोर्स जो होगा वो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स होगा।
मगर जब क्वांटम फिजिक्स का इन्वेंशन हुआ तब जाके हमको पता चला कि हमारे पास दो और फंडामेंटल फोर्सेस है, वो है आपका स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियर फोर्स एंड वीक न्यूक्लियर फोर्स। चलिए अब आते हैं वन बाय वन इन सबको देखते हैं। ग्रेविटेशनल फोर्स क्या होता है उसको देखिए। ग्रेविटेशनल फोर्स नेचर में, हमारे इस यूनिवर्स में जहां पर भी दो मास प्रेजेंट है, चाहे वो माइक्रोस्कोपिक लेवल पे हो या वो मैक्रोस्कोपिक लेवल पे हो, उनके बीच में ऑलवेज एक फोर्स लगेगा, हमेशा एक फोर्स लगेगा। वो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन वाला होता है। हमें क्लियर? उसको हम कहते हैं ग्रेविटेशनल फोर्स। ठीक, अर्थ का रोटेशन होना, पानी की बूंद नीचे गिरना, ठीक है, झरने से पानी का नीचे गिरना, ये सब के सब ग्रेविटेशनल फोर्स के कारण है। आपका सीट पे बैठना, अभी आप बैठ के देख रहे होंगे, सेब का नीचे गिरना, ये सब के सब ग्रेविटेशनल फोर्स के ही कारण है। अगर इस बात को मैं छोड़ दूँ, वो सीधा के सीधे नीचे ही गिरेगा। क्यों? बिकॉज ऑफ ग्रेविटेशनल फोर्स। ठीक है, गॉट इट? चलिए नेक्स्ट, अब आते हैं इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स के बारे में। तो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स होता क्या है? चार्ज के कारण फोर्स जो क्रिएट होता है, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स, मैग्नेटिक फोर्स, उसको हम इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स कहते हैं। क्लियर है? आपको पता होगा चार्ज कैसे होता है, बॉडी क्लास 10 में पढ़ा होगा, बाय रबिंग, बाय कंडक्शन, बाय इंडक्शन होता है, उसको कहते हैं इलेक्ट्रिकल फोर्स। आपका फ्रिक्शन फोर्स जो है वो भी आपका इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स है। कैसे? जैसे कि अगर आप जब चलते हैं ग्राउंड पे, तो ग्राउंड को पीछे की ओर ढकेलते हैं, मतलब ग्राउंड को आप रब करते हैं। और जैसे ग्राउंड को आप रब करते हैं, तो ग्राउंड को रब करने से क्या होता है, एक बॉडी पॉजिटिव चार्ज और दूसरा बॉडी नेगेटिव हो जाता है, जिसके कारण उनके बीच में अट्रैक्शन बनता है और आपकी बॉडी बैलेंस होता है। क्लियर? नेक्स्ट एग्जांपल देखिए, आपका ये जो इंक है, इस मार्कर में जो इंक है उस मार्कर में है, मगर जैसे हमने बोर्ड पे ऐसे रब किया, लिखा, तो ये इंक इस पे आके चिपक गया। कैसे? ठीक उसी तरह जैसे फ्रिक्शन वाले केस में हुआ था, हमने व्हाइट बोर्ड को इस इंक से रब किया, रब करने से क्या हुआ, एक इलेक्ट्रॉन उसमें ट्रांसफर हो गया होगा। मान लो ये नेगेटिव बॉडी बन गया और ये पॉजिटिव बॉडी, तो नेगेटिव और पॉजिटिव के बीच में क्या होता है, अट्रैक्शन होगा, जिसके कारण ये इंक यहाँ पे चिपक गया। क्लियर? आपने बॉयंट फोर्स पढ़ा होगा। बॉयंट फोर्स में क्या होता है, हम पानी में कोई बॉल को ड्रॉप करते हैं, ठीक है, या पत्थर स्टोन को ड्रॉप करते हैं, तो जैसे हम स्टोन को ड्रॉप करते हैं तो उसका वेट कम हो जाता है। आपने ये क्लास 9 में पढ़ा होगा, याद करिए। ठीक है, तो वेट किससे कम हुआ, जैसे हमने स्टोन को पानी में ड्रॉप किया, तो वो क्या करता है, पानी के लेयर को रब करते हुए जाता है, जिसके कारण अपोजिट चार्ज चारों तरफ क्रिएट हो जाता है। मान लो पानी में पॉजिटिव चार्ज क्रिएट हो गया और इसमें नेगेटिव, तो पॉजिटिव नेगेटिव के बीच में क्या होता है, एक अट्रैक्शन होता है, तो पानी का लेयर जो होता है उसको ऊपर की ओर खींचने की कोशिश करता है, उसको ऊपर की ओर पुल करने की कोशिश करता है, जिससे उसका ओवरऑल वेट कम हो जाता है। हमें क्लियर? ये आपका बॉयंट फोर्स था। तो इस तरह के कई आपको फोर्सेस मिलेंगे नेचर में जो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स होता है। ठीक, अब आते हैं स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियर फोर्स के बारे में बात करते हैं। देखिए होता क्या है, न्यूक्लियस के अंदर में बहुत सारे प्रोटॉन्स होते हैं, ठीक, और न्यूट्रॉन भी होते हैं इनके साथ। ठीक, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन, हम जानते हैं प्रोटॉन पॉजिटिव चार्ज होता है और न्यूट्रॉन नो चार्ज होता है। ठीक, तो इलेक्ट्रोस्टैटिक्स फोर्स के अकॉर्डिंग, ये इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स जो हमने इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स पढ़ा है, उसमें आप इलेक्ट्रोस्टैटिक्स फोर्स पढ़ेंगे क्लास 12 में। इलेक्ट्रोस्टैटिक्स फोर्स ये कहता है कि अगर दो बॉडी पॉजिटिव चार्ज है तो उनके बीच में रिपल्सन होना चाहिए। ठीक, मगर हम क्या देखते हैं, हम ये देखते हैं कि यहाँ पर इस एटम के, इस न्यूक्लियस के अंदर प्रोटॉन एक दूसरे के साथ अट्रैक्ट किए हुए हैं, चिपके हुए हैं, इनके बीच में अट्रैक्शन वाला फोर्स लग रहा है। एम आई क्लियर? ठीक, तो देखो होता क्या है कि इसके अंदर जो प्रोटॉन के बीच में इलेक्ट्रिकल फोर्स है, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स, रिपल्सन वाला फोर्स, इसके अलावा भी एक फोर्स होता है, वो फोर्स होता है अट्रैक्शन वाला फोर्स, जिसके कारण प्रोटॉन न्यूट्रॉन या प्रोटॉन न्यूट्रॉन एक दूसरे से अट्रैक्टेड है। इस फोर्स को हम कहते हैं स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियर फोर्स।
और इस फोर्स के कारण ही न्यूक्लियस आपका जो है वो स्टेबल होता है। नहीं तो सोचिए क्या होता, अगर इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ज़्यादा होता, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ज़्यादा होता तो दो प्रोटॉन एक दूसरे से दूर होता और न्यूक्लियस टूट जाता, न्यूक्लियस ही नहीं होता। मगर ड्यू टू दिस स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियर फोर्स दो प्रोटॉन एक दूसरे को बांध के रखते हैं, ठीक है, 2 या 3 या 4। है ना क्लियर? चलिए अब आते हैं वीक न्यूक्लियर फोर्स में। देखिए वीक न्यूक्लियर फोर्स एक्चुअली होता है रेडियो एक्टिव एलिमेंट में, ठीक है। रेडियो एक्टिव एलिमेंट के बारे में आप पढ़ेंगे क्लास 12 में एट द एंड, या आईसीएसई बोर्ड के बच्चे होंगे तो वो जानते हैं। वैसे अभी बीच में आपको कहने का मिला हुआ रेडियो एक्टिव एलिमेंट। रेडियो एक्टिव एलिमेंट एक्चुअली में होता क्या, वो अनस्टेबल होता है उनके न्यूक्लियस, ठीक है। तो स्टेबल होने के लिए उनके अंदर से अल्फा बीटा गामा रेज बाहर निकलते हैं। तो जब बीटा डीके होता है, अल्फा बीटा गामा डीके होता है, तो जब बीटा डीके होता है, कौन सा डीके, बीटा डीके होता है, तो उस वक्त इलेक्ट्रॉन एंड एंटी न्यूट्रॉनो या न्यूट्रॉनो कह सकते हैं, इलेक्ट्रॉन एंड एंटी न्यूट्रॉनो बाहर निकलता है, ठीक है, बीटा डीके के समय। तो ये इलेक्ट्रॉन और एंटी न्यूट्रॉनो, जैसे कि मान लो ये न्यूक्लियस है तुम्हारा आपका और ये बीटा डीके हो रहा है, तो जैसे बीटा डीके होता है तो इसके अंदर इलेक्ट्रॉन एंड एंटी न्यूट्रॉनो बनता है, और जैसे वो दोनों निकलते हैं, अब इलेक्ट्रॉन कैसे बनता है वो आप पढ़ेंगे क्लास 12 में, या कोई भी न्यूक्लियर फिजिक्स की किताब पढ़ेंगे उसमें आपको पता चल जाएगा। तो जब ये निकलते हैं तो इनके बीच में एक इंटरेक्शन फोर्स लगता है, ठीक है, और वो इंटरेक्शन फोर्स एक दूसरे को इंटरेक्ट करने की कोशिश करते हैं, उसी को हम कहते हैं वीक न्यूक्लियर फोर्स। फिर से कह रहा हूँ, बीटा डीके के वक्त इलेक्ट्रॉन और एंटी न्यूट्रॉनों के बीच में एक इंटरेक्शन होता है, वो अट्रैक्शन वाला फोर्स को हम वीक न्यूक्लियर फोर्स कहते हैं। वीक क्यों कहते हैं, क्योंकि वो स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियर फोर्स से वीक होता है, इसलिए उसको वीक न्यूक्लियर फोर्स कहते हैं, ठीक है। चलिए और कुछ इसकी प्रॉपर्टी के बारे में जानते हैं, जैसे कि सोर्स, ग्रेविटेशनल फोर्स का सोर्स क्या होता है, इन सब का सोर्स क्या होता है, किस पे वो एक्ट करते हैं, रेंज उनका क्या होता है, नेचर क्या होता है, स्ट्रेंथ क्या होता है। तो ग्रेविटेशनल फोर्स का जो सोर्स होता है वो मास होता है, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स का इलेक्ट्रिक चार्ज होता है, स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियर का प्रोटॉन न्यूट्रॉन होता है, और वीक न्यूक्लियर फोर्स का डीके ऑफ न्यूक्लियस होता है, जब न्यूक्लियस का डीके होता है। क्लियर? किस पे एक्ट करते हैं, तो जाहिर सी बात है ग्रेविटेशनल फोर्स में एक मास दूसरे मास से एक्ट करेगा। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स में इलेक्ट्रिकल चार्ज के बीच में होगा, पॉजिटिव पॉजिटिव के बीच में, नेगेटिव नेगेटिव के बीच में, पॉजिटिव नेगेटिव के बीच में होगा। क्लियर? उसी तरह स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियर फोर्स में दो प्रोटॉन के बीच में हो सकता है, दो न्यूट्रॉन के बीच में हो सकता है, या प्रोटॉन न्यूट्रॉन के बीच में हो सकता है, ठीक। वीक न्यूक्लियर फोर्स में इलेक्ट्रॉन एंड एंटी न्यूट्रॉनों के बीच में, न्यूट्रॉन के बीच में होता है। क्लियर? तो ये एक्ट होता है। रेंज देखते हैं, ग्रेविटेशनल फोर्स का जो रेंज होता है वो लॉन्ग रेंज का होता है, इन्फिनिटी। भाई सन से वहां तक मार्स, जुपिटर, सैटर्न तक फोर्स लग रहा है ना, तो इस लॉन्ग रेंज फोर्स। उसी तरह आपका इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स भी लॉन्ग रेंज फोर्स होता है। क्लियर? मगर आपका स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियर फोर्स एंड वीक न्यूक्लियर फोर्स ये शॉर्ट रेंज होता है, ये विद इन द न्यूक्लियस ही होते हैं, न्यूक्लियस के बाहर जाते हैं, जैसे ही डिस्टेंस बढ़ता है ये सब वीक होना शुरू हो जाता है। जैसे ही न्यूक्लियस के बाहर या डिस्टेंस को हम बढ़ाएंगे तो उनका स्ट्रेंथ जो होगा घटना शुरू हो जाएगा। क्लियर? नेचर की बात करते हैं, तो ग्रेविटेशनल फोर्स होता है वो बेसिकली अट्रैक्शन वाला नेचर होता है, इनके बीच में अट्रैक्शन ही होता है। मगर इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स में अगर एक पॉजिटिव चार्ज है दूसरा नेगेटिव है तो अट्रैक्शन होगा, अगर सिमिलर चार्ज है पॉजिटिव पॉजिटिव नेगेटिव नेगेटिव तो इनके बीच में रिपल्सन होगा। एम आई क्लियर? स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियर फोर्स बेसिकली क्या होता है, दे आर अट्रैक्शन, इनका अट्रैक्शन ही होता है हमेशा। मगर अगर दो प्रोटॉन के बीच की दूरी अगर 0.8 फर्मी मतलब 0.8 × 10⁻⁻15 मिलीमीटर इतना कम हो जाए, बहुत नजदीक आ जाए, ठीक है, तब जाके ये रिपल्सन वाला फोर्स शो करता है। क्लियर? और आपका वीक न्यूक्लियर फोर्स जो होता है वो अट्रैक्शन वाला फोर्स शो करता है। ठीक, चलिए अब आगे स्ट्रेंथ की बात करते हैं। आपका ग्रेविटेशनल फोर्स होता है सबसे वीकेस्ट होता है, सबसे वीकेस्ट। एग्जांपल, अगर चीनी अगर जमीन पे गिरा हुआ है तो एक चींटी उसके अगेंस्ट उठा सकती है चीनी को,
क्लियर। दूसरा, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स जो होता है वो ग्रेविटेशनल फोर्स से 10 टू द पावर 36 टाइम स्ट्रॉन्गर होता है। 10 टू द पावर 36, ठीक है, स्ट्रॉन्गर देन ग्रेविटेशनल फोर्स। स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियर फोर्स, नेचर में सबसे स्ट्रॉन्गेस्ट फोर्स यही होता है और ये 10 टू द पावर 38 टाइम्स स्ट्रॉन्गर देन ग्रेविटेशनल फोर्स होता है। एम आई क्लियर। उसके बाद आपका वीक न्यूक्लियर फोर्स होता है तो वो होता है 10 टू द पावर 25 टाइम स्ट्रॉन्गर देन 10 टू द पावर 25 टाइम स्ट्रॉन्गर देन ग्रेविटेशनल फोर्स। अगर इनका हम रेशियो लिखे तो इनका रेशियो ऐसे बनेगा 1:10 to the power 25 is to 10 to the power 36 is to 10 to the power 38। ये है ग्रेविटेशनल फोर्स, ये है आपका वीक न्यूक्लियर फोर्स, ये है आपका इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स और ये है आपका स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियर फोर्स। ठीक, ये है उनका रेशियो, याद रखिएगा, ये एग्जाम में आता है। ठीक, चलिए अब आते हैं फिजिक्स के कुछ लॉज के बारे में। तो फिजिक्स के नेचर में कुछ लॉज हैं, ठीक है। तो जैसे कि कंजर्वेशन लॉ ऑफ फिजिक्स, कंजर्वेशन लॉ ऑफ फिजिक्स क्या है, ये कंजर्वेशन लॉ ऑफ फिजिक्स। तो हमारे फिजिक्स में 4 कंजर्वेशन लॉ है। जहां पर कंजर्वेशन वर्ड लग गया तो कंजर्वेशन का ही मतलब होता है neither created nor destroyed। याद रखिएगा, हमारे फिजिक्स में कुछ ऐसे फिजिकल क्वांटिटी है जिनके नाम के आगे कंजर्वेशन वर्ड रखा हुआ है। फिजिक्स हो या केमिस्ट्री हो, तो अगर उसके नाम के आगे कंजर्वेशन लिखा है तो कंजर्वेशन का मतलब होता है neither created nor destroyed। ना तो वो बन सकता है ना ही वो डिस्ट्रॉय हो सकता है। वो एक फॉर्म से दूसरे फॉर्म में कन्वर्ट हो सकता है या एक फॉर्म से दूसरे फॉर्म में ट्रांसफर हो सकता है, एक बॉडी से दूसरे बॉडी में। ठीक है, तो वैसे ही करके हमारे पास 4 कंजर्वेशन है। एक है कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी, दूसरा है लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम, तीसरा है लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एंगुलर मोमेंटम और फोर्थ है लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ चार्ज। ये ठीक है। तो देखिए इनका एक पार्टिकुलर सिचुएशन होता है जिनमें ये कंजर्व होते हैं। जैसे कि एनर्जी के लिए हम कहते हैं फॉर आइसोलेटेड सिस्टम। अगर हम आइसोलेटेड सिस्टम लेते हैं, आइसोलेटेड मींस ऐसा सिस्टम जिसमें हम ना तो उसको कुछ दे सकते हैं ना उससे कुछ हम ले सकते हैं। जैसे कि आपका थर्मोफ्लास्क है ना, थर्मोफ्लास्क जिसमें हम गर्म पानी या चाय या गर्म दूध रखते हैं। ठीक, क्या होता है, ना तो वो हीट देता है ना तो हीट बाहर से लेता है, आइसोलेटेड है, अकेला है। ठीक है, तो उसी तरह एनर्जी में अगर आइसोलेटेड सिस्टम है तो उस आइसोलेटेड सिस्टम में अगर उसके पास एनर्जी 100 जूल है तो वो 100 जूल ही रहेगा जिंदगी में। अब वो तुम सिस्टम किसको मान रहे हो, तुम्हारी मर्जी, यूनिवर्स को मानो, अपने रूम को मानिए, किसी चीज को मानिए, वो आइसोलेटेड सिस्टम होना चाहिए। ठीक, लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम, ठीक है, ये कब कंजर्व होता है, इफ नो एक्सटर्नल फोर्स इज अप्लाइड। क्या कह रहे हैं, इन द एब्सेंस ऑफ एक्सटर्नल फोर्स। अगर हम किसी बॉडी पर कोई भी एक्सटर्नल फोर्स नहीं लगाते हैं, अपने 9 में पढ़ा होगा और क्लास 11 में और डिटेल में पढ़ेंगे। ठीक है, सिस्टम ऑफ पार्टिकल में मिलेगा आपको, ये उससे पहले भी मिलेगा। तो लॉ ऑफ कंजर्वेशन उससे पहले मिलेगा आपको। तो लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम में क्या होता है कि अगर आप एक्सटर्नल फोर्स नहीं लगाते हैं तो एक बॉडी से दूसरे बॉडी में जो मोमेंटम ट्रांसफर होता है वो ऑलवेज रिमेन सेम, मोमेंटम बिफोर इक्वल टू मोमेंटम आफ्टर। याद रखिएगा। ठीक, अब आते हैं लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एंगुलर मोमेंटम। सिस्टम पार्टिकल में या रोटेशनल मोशन में आपको मिलेगा ये। ठीक है, तो एंगुलर मोमेंटम, एंगुलर अगर कोई बॉडी सर्कल में मूव करता है, रोटेट करता है, चलता है, ऑसिलेशन करता है, तो उस केस में जो मोमेंटम बनता है हम उसको एंगुलर मोमेंटम कहते हैं। ठीक है, तो जब बॉडी किसी फोर्स के कारण मूव होता है, रोटेट करना शुरू होता है, उसको हम टॉर्क भी कहते हैं। क्या कहते हैं, टॉर्क। ठीक है, कपल ऑफ फोर्स के कारण अगर बॉडी रोटेट करना शुरू हो जाए, घूमना शुरू हो जाए, तो उसको हम कहते हैं टॉर्क।
तो हम लीनियर में हम मोमेंटम बोलते हैं। अगर वही एंगुलर है मोशन, लीनियर मोशन है तो मोमेंटम, अगर वही एंगुलर मोशन है, रोटेशनल मोशन है, तो उसमें हम टॉर्क कहते हैं फोर्स। ठीक, परपेंडिकुलर फोर्स इज कॉल्ड ए टॉर्क। एक ऑन ए बॉडी, दो कपल ऑफ फोर्स हम लगाते हैं। चलिए अब सुनिए ध्यान से। तो इसमें क्या होता है, इसमें इफ नो एक्सटर्नल टॉर्क, अगर इसमें हम एक्सटर्नल टॉर्क नहीं लगाते हैं, एक्सटर्नल टॉर्क एब्सेंट होता है, तब जाके आपका एंगुलर मोमेंटम जो होता है बिफोर एंड आफ्टर इट विल रिमेन कंजर्व्ड। ठीक है, उसी तरह चार्ज की बात करते हैं। तो चार्ज में भी क्या होता है, आइसोलेटेड सिस्टम में होता है। अगर सिस्टम आपका आइसोलेटेड है तो चार्ज ना तो क्रिएट होता है ना ही डिस्ट्रॉयड होता है। क्लियर है? आपको पता है फिजिक्स का एक और लॉ है, फिजिक्स लॉ ऑफ द सिमेट्री, लॉ ऑफ सिमेट्री। ये क्या कहता है, फिजिक्स सिमेट्री को लव करता है, फिजिक्स सिमेट्री को लाइक करता है। इसका मतलब जो पहले था बाद में भी वही होगा। ठीक है, जून जुलाई के महीने में बरसात बारिश रेन होती है तो हर जून जुलाई के वक्त ही होगा। दिसंबर के वक्त ठंडी आती है तो हर दिसंबर जनवरी में या नवंबर में ठंडी होती है, आपको दिखता होगा। ठीक है, हर 24 घंटे के बाद एक नया सवेरा होता है, तो हर 24 घंटे के बाद एक नया सवेरा होता है। ये क्या सिमेट्री है, ये चीज़ें फिजिक्स नेचर का ये नियम है, सिद्धांत है, भूलिएगा मत। नेचर का ये दिस ऑल द लॉ ऑफ ए नेचर, जिसको फिजिक्स ने स्टडी किया। क्लियर? तो दिस इज ऑल अबाउट योर फंडामेंटल, दिस इज ऑल अबाउट योर फिजिकल वर्ल्ड। ठीक है, फिजिकल वर्ल्ड वैसे एग्जाम के लिए तो इम्पोर्टेंट नहीं है, मगर इसमें जो 2-3 टॉपिक बहुत इंपॉर्टेंट है। एक आपका थ्रस्ट एरिया हो गया, दूसरा आपका फंडामेंटल फोर्सेस हो गए, तीसरा आपका फिजिक्स के कुछ लॉज हो गए। ये जानना बहुत ही जरूरी है। ठीक, और साइंटिफिक स्टेप भी बहुत जरूरी है। वैसे बीच में बहुत सारी चीज़ें हैं, जैसे कि टेक्नोलॉजी हो गया। ठीक है, फिजिक्स और टेक्नोलॉजी के बीच का रिलेशन, उससे अच्छा खासा एक बुक में आपको टेबल दिया हुआ है। ठीक, इसके अलावा भी कई ऐसे साइंटिस्टों का इन्वेंशन है, उनका योगदान है, जो कि आपके बुक में दिया हुआ टेबल के फॉर्म में, अब उसको देख लीजिए। क्लियर? तो दिस इज ऑल अबाउट योर फिजिकल वर्ल्ड, फिजिक्स की दुनिया। क्लियर? तो आज के लिए इतना ही, खुदा हाफिज़।